अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा जी, आज हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स उसकी रिवीजन पेपर में जो पेपर के हवाले से रिवीजन उसकी करनी है। तो बेटा जी, आज आपने इस लेक्चर को बड़े अच्छे से गौर से सुनना है। हमने पूरा का पूरा जो वीक है, ये वाला वीक और नेक्स्ट वीक में हमने सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन ही करनी है। इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं करना। जितने भी हमारे चैप्टर्स है जो आपको सिलेबस ऑलरेडी कॉलेज की तरफ से आ गया है, उन चैप्टर्स की हमने रिवीजन करनी है और उस रिवीजन को आपने अच्छे से देखना है, उसके ऊपर काम करना है। जिस चीज़ की समझ ना आए उससे बार बार पूछना है। बेटा जी, आपके पेपर्स आपने स्कूल से जाके कलेक्ट कर लेने हैं और उनको मुकर्ररा डेट पे सॉल्व करके दोबारा से स्कूल के अंदर सबमिट करवाना है। आज सबसे पहले हम बात करते हैं अपने कंटेंट्स पे। सबसे पहले हमने डायरी डिस्कशन करनी है, फिर हमने बात करनी है एमसीक्यूज़ पे, शॉर्ट क्वेश्चंस पे और लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर। तो पहले कंटेंट है डायरी डिस्कशन। पहला दिन यानी कि आज का 5 अगस्त और 6 अगस्त को हमने चैप्टर नंबर 1 की रिवीजन करनी है। 5 अगस्त को लॉन्ग क्वेश्चन हमने 2 डील करने हैं, जनरेशन्स और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, और उसको हमने शॉर्ट क्वेश्चंस पहले 15, एमसीक्यूज़ 1 से लेकर 30 तक डील करने हैं। 6 अगस्त को हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के ऊपर बात करनी है और साथ में हमने लैंग्वेज ट्रांसलेटर के ऊपर बात करनी है। और जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो 16 से लेकर 30 तक हम करेंगे। MCQs 31 to 59 करेंगे। 7 अगस्त को हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और उसका पहले 2 जो लॉन्ग क्वेश्चन है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्लस CPU, उसके हवाले से हम बात करेंगे और उसमें से 1 से लेकर जो पहले 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे उनको डील करेंगे और वो मैं यहाँ पे ही आपको करवाऊँगा। ये जो तमाम के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। इस वजह से हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग को ही डील कर रहे हैं। और जो MCQs होंगे वो 1 से लेकर 31 तक है। 9 अगस्त को हम जो चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है कंप्यूटर बस और पोर्ट्स हैं उनको डील करेंगे और जो शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13 से लेकर 25 तक उनको डील किया जाएगा, जबकि जो MCQs है वो 22 से लेकर 43 तक को डील करेंगे। 10 अगस्त को हम चैप्टर नंबर 3 कीबोर्ड्स और टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स इस लॉन्ग क्वेश्चन को डील करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक डील करेंगे और MCQs 1 से लेकर 21 तक डील किया जाएगा। जबकि 11 अगस्त को हम मॉनिटर्स एंड टाइप्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स इन लॉन्ग क्वेश्चंस को डील करेंगे और जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो 11 से लेकर 21 तक होंगे, इनको डील करेंगे और जो MCQs होंगे 22 से लेकर 43 तक डील किया जाएगा। 12 अगस्त और 13 अगस्त को हम चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को ही डील करेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट कंटेंट MCQs की तरफ मूव करते हैं। बेटा जी, हर जो स्टेटमेंट उसके 4 पॉसिबल आंसर है, जो सबसे बेस्ट वन है उसको हमने चूज़ करना है। स्टेटमेंट नंबर 1 है जी, द मोस्ट कॉमन फॉर्म इन विच द मॉडर्न कंप्यूटर फाउंड टुडे इज़, कि वो कौन सी सबसे ज़्यादा जदीद तरीन कंप्यूटर की शक्ल है जिसके अंदर कंप्यूटर आज पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी पर्सनल कंप्यूटर या ऑप्शन नंबर डी नोटबुक कंप्यूटर। तो ऑप्शन नंबर सी पर्सनल कंप्यूटर सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 2, अ कंप्यूटर्स मेन फंक्शन इज़ टू, के कंप्यूटर का अहम तरीन काम क्या है। ऑप्शन नंबर ए कन्वर्ट इन्फॉर्मेशन इनटू स्टोरेज, के इन्फॉर्मेशन को स्टोरेज में मुंतकिल करना। ऑप्शन नंबर बी कन्वर्ट डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन, डाटा को इन्फॉर्मेशन में मुंतकिल करना। ऑप्शन नंबर सी डिस्प्ले डाटा, डाटा को डिस्प्ले करना। या ऑप्शन नंबर डी क्रिएट डाटा फ्रॉम इन्फॉर्मेशन, कि डाटा से इन्फॉर्मेशन से डाटा को बनाना। तो ऑप्शन नंबर बी कन्वर्ट डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन, के डाटा को इन्फॉर्मेशन में तब्दील करना सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिशियन क्रिएटेड लॉगरिथम टेबल टू फैसिलिटेट कैलकुलेशन, कि कौन सा मैथमेटिशियन है जिसने हमारे पास जो कहते हैं लॉगरिथम टेबल बनाया है ताकि कैलकुलेशंस के अंदर और ज़्यादा आसानी हो सके। ऑप्शन नंबर ए जॉन नेपियर, ऑप्शन नंबर बी वॉन न्यूमैन, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर डी जॉन एक्लर। तो ऑप्शन नंबर ए जॉन नेपियर सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 4 है, चार्ल्स बेबेज कंसीव्ड द फर्स्ट कंप्यूटर नॉन एज डैश इंजन, के चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहला कंप्यूटर बनाया था उसको कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए इनकोडिंग, ऑप्शन नंबर बी पैट्रन, ऑप्शन नंबर सी एनालॉग या ऑप्शन नंबर डी एनालिटिकल। तो ऑप्शन नंबर डी एनालिटिकल सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 5, हॉवर्ड आइकन डेवलप्ड, के हॉवर्ड आइकन ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए ABC कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी ENIAC कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी यूनिवैक 1 कंप्यूटर या ऑप्शन नंबर डी मार्क 1। तो ऑप्शन नंबर डी मार्क 1 सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 6,
ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड मैकले एंड एकरट कंस्ट्रक्टेड द, कि दूसरी जंग अजीम के दौरान मैकले और एकरट ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए बी सी, ऑप्शन नंबर बी ENIAC, ऑप्शन नंबर सी यूनिवैक 1, ऑप्शन नंबर डी मार्क 1। तो ऑप्शन नंबर बी ENIAC यानी कि ENIAC सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 7 है द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द प्रोग्राम एंड डाटा इन मेमोरी वाज सजेस्टेड बाय, कि वो अमल जिसके ज़रिए से हम प्रोग्राम और डाटा को मेमोरी के अंदर ज़ख़ीरा कर सकते हैं, किसने सजेस्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जॉन वॉन न्यूमैन, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर कदीर, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर अब्दुल सलाम या ऑप्शन नंबर डी पास्कल। तो ऑप्शन नंबर डी पास्कल सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 8 है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज़, के पहली जनरेशन के कंप्यूटर्स में इस्तेमाल हुए थे। ऑप्शन नंबर ए माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर बी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर सी वैक्यूम ट्यूब्स या ऑप्शन नंबर डी इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ऑप्शन नंबर सी वैक्यूम ट्यूब्स सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 9 सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज़ के दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर्स में इस्तेमाल हुआ था। ऑप्शन नंबर ए माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर बी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर सी वैक्यूम ट्यूब्स या ऑप्शन नंबर डी इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ऑप्शन नंबर बी ट्रांजिस्टर सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 10 द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द प्रोग्राम एंड डाटा इन मेमोरी इज़ कॉल्ड, वो अमल जिसके ज़रिए से हम डाटा और प्रोग्राम को सिस्टम में स्टोर करते हैं उसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए CPU, ऑप्शन नंबर बी फिक्स्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर सी डाटा प्रोसेसिंग या ऑप्शन नंबर डी स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। तो ऑप्शन नंबर डी स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 11 द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वाज, कि जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ऑप्शन नंबर ए ABC, ऑप्शन नंबर बी ENIAC, ऑप्शन नंबर सी यूनिवैक 1, ऑप्शन नंबर डी मार्क 1। तो ऑप्शन नंबर बी ENIAC सही आंसर है। द ENIAC कंपोज ऑफ, के जो ENIAC कंप्यूटर था यानी कि इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कैलकुलेटर जो कंप्यूटर था वो बना था। ऑप्शन नंबर ए वैक्यूम ट्यूब से, ऑप्शन नंबर बी इंटीग्रेटेड सर्किट से, ऑप्शन नंबर सी ट्रांजिस्टर से या ऑप्शन नंबर डी नन, इनमें से किसी से भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए वैक्यूम ट्यूब्स सही आंसर। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड, कि चौथी जनरेशन के कंप्यूटर्स में इस्तेमाल हुआ था। ऑप्शन नंबर ए वैक्यूम ट्यूब्स, ऑप्शन नंबर बी माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर सी ICs या ऑप्शन नंबर डी ट्रांजिस्टर्स। तो ऑप्शन नंबर बी माइक्रो प्रोसेसर सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 14 द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वाज क्रिएटेड बाय यूजिंग, कि जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था उसको बनाया गया था इस्तेमाल करते हुए। ऑप्शन नंबर ए वैक्यूम ट्यूब्स को, ऑप्शन नंबर बी ICs को, ऑप्शन नंबर सी ट्रांजिस्टर्स को या ऑप्शन नंबर डी नन के इनमें से किसी को भी। तो ऑप्शन नंबर बी ICs सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 15 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, के 10 झेल में से कौन सी चौथी जनरेशन के कंप्यूटर्स की मिसालें हैं। ऑप्शन नंबर ए IBM PC, ऑप्शन नंबर बी एप्पल मैकिन्टॉश, ऑप्शन नंबर सी IBM 370 या ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट IC, के IC के मुतालिक 10 झेल में से कौन सी चीज़ सही है। ऑप्शन नंबर ए इन्वेंटेड 1961, के 1961 में इसको दरियाफ्त किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 1/4 स्क्वायर इंच इन साइज़, के 1 इंच स्क्वायर के चौथाई हिस्से के बराबर उसका साइज़ होता है। कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर, के हज़ारों की तादाद में ट्रांजिस्टर्स पर मुश्तमिल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी ऑल के तमाम के तमाम। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रोड्यूस द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इन 1971 फॉर इंटेल, के 10 झेल में से वो कौन सा साइंसदान था जिसने पहला माइक्रो प्रोसेसर 1971 में इंटेल के लिए बनाया था। ऑप्शन नंबर ए टेड हॉप, ऑप्शन नंबर बी वॉन न्यूमैन, ऑप्शन नंबर सी जॉन एकरट या ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स बेबेज। तो ऑप्शन नंबर ए टेड हॉप सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 18 द फर्स्ट कंप्लीट माइक्रो प्रोसेसर टू बी लोकेटेड ऑन अ सिंगल चिप वाज, कि जो पहला मुकम्मल माइक्रो प्रोसेसर जो एक चिप पर लगाया गया था वो कौन सा था। ऑप्शन नंबर ए इंटेल 4004, ऑप्शन नंबर बी यूनिवैक 1, ऑप्शन नंबर सी एथलॉन, ऑप्शन नंबर डी नन। तो ऑप्शन नंबर ए इंटेल 4004 सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 19 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द माइक्रो प्रोसेसर, 10 झेल में से कौन सी
सी चीज़ माइक्रो प्रोसेसर के हवाले से सही है? ऑप्शन नंबर ए डेवलप्ड बाय टेड हॉफ के टेड हॉफ ने बनाया था। ऑप्शन नंबर सी कंटेन्स आईसीज के आईसीज पर मुश्तमिल था। ऑप्शन नंबर डी लेस देन 1/4 स्क्वायर इंच इन साइज़ के 1 स्क्वायर इंच के चौथाई हिस्से से भी कम इसका साइज़ था। ऑप्शन नंबर डी ऑल यानी कि तमाम के तमाम है। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल सही आंसर। स्टेटमेंट नंबर 20 द कंप्यूटर दैट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द कमर्शियल कंप्यूटर एज वाज कॉल्ड, कि वो कौन सा कंप्यूटर है जिसने तजारती कंप्यूटर के दौर को शुरू किया? ऑप्शन नंबर ए ENIAC, ऑप्शन नंबर बी यूनिवैक 1, ऑप्शन नंबर सी डेकवैक, ऑप्शन नंबर डी कॉम्पैक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी यूनिवैक सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 21 द IBM 360 सीरीज़ वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, कि जो IBM 360 की सीरीज़ थी वो मुतारफ़ करवाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट जनरेशन में, ऑप्शन नंबर बी सेकंड जनरेशन में, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी थर्ड जनरेशन में, ऑप्शन नंबर डी फोर्थ जनरेशन में, तो ऑप्शन नंबर सी थर्ड जनरेशन सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 22 ट्रांजिस्टर्स दैट ऑल ट्रांजिस्टर हैड ऑल द फॉलोइंग एडवांटेजेस ओवर द वैक्यूम ट्यूब्स, कि ट्रांजिस्टर में 10 ज़िल में से कौन कौन से एडवांटेजेस हैं वैक्यूम ट्यूब पर? ऑप्शन नंबर ए स्मॉलर साइज़ के साइज़ में छोटे होते हैं, ऑप्शन नंबर बी ग्रेटर स्पीड, ऑप्शन नंबर डी लेस हीट जनरेशन, ऑप्शन नंबर डी ऑल के तमाम, तो ऑप्शन नंबर डी ऑल सही आंसर। स्टेटमेंट नंबर 23 विच कंपनी क्रिएटेड द स्टैंडर्ड दैट इज़ फॉलोड बाय द मोस्ट पीसी मैन्युफैक्चरर, 10 ज़िल में से वो कौन सी कंपनी है जिसने पीसी के स्टैंडर्ड मुतय्यन किए, जिसको तमाम के तमाम पीसी बनाने वाली कंपनियाँ उसके ऊपर काम करती है, उसको देखती हैं? ऑप्शन नंबर ए कॉम्पैक्ट, ऑप्शन नंबर बी एप्पल, ऑप्शन नंबर सी IBM या ऑप्शन नंबर डी MITS, तो ऑप्शन नंबर सी IBM सही आंसर है। डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर आर आल्सो कॉल्ड, के डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को ये भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ऑप्शन नंबर बी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी माइक्रो कंप्यूटर्स या ऑप्शन नंबर डी मिनी कंप्यूटर्स, तो ऑप्शन नंबर सी माइक्रो कंप्यूटर सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 25 द मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर PC इज़, के सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम PC के लिए कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए डॉस, ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ऑप्शन नंबर सी यूनिक्स, ऑप्शन नंबर डी लिनक्स, तो ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 26 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड टू बी द पर्सनल कंप्यूटर एक्सेप्ट, 10 ज़ेल में से तमाम के तमाम को पर्सनल कंप्यूटर समझाता है स्वाय ए के? ऑप्शन नंबर ए डेस्कटॉप कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी लैपटॉप कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी पॉकेट कंप्यूटर या ऑप्शन नंबर डी मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो ऑप्शन नंबर डी मेन फ्रेम कंप्यूटर सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पोर्टेबल कंप्यूटर, 10 ज़ेल में से कौन सा पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी पाम टॉप कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी लैपटॉप कंप्यूटर या ऑप्शन नंबर डी बोथ A एंड C, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर सही है। नेक्स्ट हमने बात करनी है शॉर्ट क्वेश्चंस के वाले से। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन कंप्यूटर, कंप्यूटर की तारीफ बयान करें। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट, कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली डिवाइस है जो कि मुख्तलिफ मसाइल को हल करती है दी गई हदायत के मुताबिक। अ कंप्यूटर कैन एक्सेप्ट डाटा, कंप्यूटर डाटा को एक्सेप्ट करता है। इट कैन प्रोसेस डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, ये डाटा को प्रोसेस करता है और उसको करामद इंफॉर्मेशन में तब्दील करता है। एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज़, और उसको ज़ख़ीरा कर लेता है बाद में इस्तेमाल के लिए। हाउ डज़ एबकस वर्क, एबकस किस तरह से काम करता है? एबकस द एबकस वाज फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस डेवलप्ड बाय 5000 ईयर्स अगो, कि एबकस सबसे पहली कंप्यूटिंग डिवाइस है जिसको 5000 साल पहले बनाया गया था। इट वाज यूज्ड टू परफॉर्म सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसको सादा तरीन जमा और तफरीक के लिए इस्तेमाल किया था। एबकस वाज वुडन रैक, एबकस एक लकड़ी का सांचा था। इट कंटेन्ड हॉरिजॉन्टल वायर्स विद द बीड स्ट्रंग ऑन देम, कि ये हमारे पास उफ़क़ी के तारों यानी कि तारों पर मुश्तमिल था जिनमें बीड्स यानी मोती लटके हुए थे। ऑल अरिथमेटिक कैलकुलेशंस परफॉर्म्ड बाय मूविंग द बीड्स अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामिंग रूल्स, कि तमाम की तमाम जो अरिथमेटिक कैलकुलेशंस थी इन बीड्स को हरकत देते हुए हम प्रोग्रामिंग रूल्स के मुताबिक करते थे। नेक्स्ट जी स्टेट द रोल ऑफ पास्कल, पास्कल का किरदार बयान करें। रोल ऑफ पास्कल, ब्लेस पास्कल वाज अ फ्रेंच मैथमेटिशियन, ब्लेस पास्कल एक फ्रांस का रहने वाला रियाजीदान था। ही इन्वेंटेड अ मैकेनिकल एडिंग मशीन इन 1642 नॉन एज पास्कलाइन कैलकुलेटर, उसने 1642 के अंदर एक मैकेनिकल एडिंग मशीन बनाई जिसको उसने पास्कलाइन कैलकुलेटर का नाम दिया। द मशीन कंटेन डिफरेंट मेटल व्हील्स, जो मशीन थी वो मुख्तलिफ मेटल्स के व्हील पर पहियों पर मुश्तमिल थी। ईच व्हील डिस्प्लेड द डिजिट फ्राम 0 to 9, अब जो हर एक पहिया था वो 0 से लेकर 9 तक हिस्सों को जाहिर करता था।
हु वाज चार्ल्स बेबेज? चार्ल्स बेबेज कौन था? चार्ल्स बेबेज वाज अ मैथमेटिशियन। चार्ल्स बेबेज एक रियाजीदान था। ही स्टार्टेड हिज वर्क इन कैम्ब्रिज इंग्लैंड टू डिज़ाइन एन ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन। उसने अपना काम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो कि इंग्लैंड में है उसमें शुरू किया ताकि वो एक ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन को डिज़ाइन कर सके। व्हाट इज़ डिफरेंस इंजन? डिफरेंस इंजन क्या है? डिफरेंस इंजन वाज एन अर्ली कैलकुलेटर डिज़ाइन बाय चार्ल्स बेबेज। डिफरेंस इंजन एक शुरुआती कैलकुलेटर था जिसे चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। इट वाज ऑटोमेटिक मैकेनिकल एडिंग कैलकुलेटिंग मशीन। ये ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन थी। इट वाज स्टीम पावर्ड एंड फुली ऑटोमेटिक। ये भाप से चलने वाली मशीन थी और सारी की सारी ऑटोमेटिक थी। इट कुड आल्सो प्रिंट रिजल्ट्स। ये रिजल्ट्स भी प्रिंट करती थी। नेक्स्ट है जी हमारे पास व्हाट इज़ एनालिटिकल इंजन? एनालिटिकल इंजन से क्या मुराद है? इट वाज जनरल पर्पस मैकेनिकल एडिंग डिजिटल कंप्यूटर। कि ये जनरल पर्पस मैकेनिकल एडिंग डिजिटल कंप्यूटर था। इट वाज फुली कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर प्रोग्राम। ये हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम से कंट्रोल किया था। इट वर्कड बाय स्टीम पावर। ये भाप से चलता था और रिक्वायर्ड ओनली वन पर्सन। और एक टाइम पर सिर्फ एक इंसान को ही इसकी ज़रूरत होती थी कि वो उसके ऊपर काम कर सके या इसको संभाल सके या इसको ऑपरेट करवाया जा सके। हु एंड वन माइक्रो प्रोसेसर वाज डेवलप्ड? कि किसने और कब पहला माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया गया था? पहला माइक्रो प्रोसेसर टेड हॉफ ने 1971 में इंटेल कंपनी के लिए बनाया था। हाउ वर पंच कार्ड यूज? के पंच कार्ड को कैसे इस्तेमाल किया जाता है? पंच कार्ड कुड स्टोर डाटा एंड रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर्स। के पंच कार्ड डाटा को स्टोर करते हैं और रिजल्ट को प्रोड्यूस करते हैं जो कंप्यूटर ने बनाया होता है। द इन्वेंशन ऑफ पंच कार्ड्स ओपन अ गेट ऑफ मॉडर्न डाटा प्रोसेसिंग। के जो पंच कार्ड की दरियाफ्त थी उसने जदीद डाटा प्रोसेसिंग के लिए नई राहें खोल दी। दीज कार्ड्स प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ इनपुट आउटपुट मेमोरी स्टोरेज ऑन लार्ज स्केल। इन कार्ड्स ने इनपुट आउटपुट और मेमोरी स्टोरेज की बड़े पैमाने पर सहूलत मुहैया की थी। स्टेट द पर्पज़ ऑफ VLSI इन कंप्यूटर। के VLSI का मकसद बयान करें कंप्यूटर्स के अंदर। पर्पज़ ऑफ VLSI टेक्नोलॉजी मेड इट पॉसिबल टू हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन अ सिंगल चिप। के VLSI टेक्नोलॉजी ने इस काबिल हमें बताया कि एक चिप के ऊपर हम हज़ारों की तादाद में ट्रांजिस्टर्स को लगा सके। दिस एडवांसमेंट कंटिन्यूज एंड लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। ये जो जिद्दत थी इस तरह से चलती रही और हमारे पास जो नए पर्सनल कंप्यूटर्स हैं वो मुतारफ़ हुए। विच टेक्नोलॉजी वॉज यूज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? का पहली जनरेशन कंप्यूटर के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया था? वैक्यूम ट्यूब्स। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब्स। के पहली जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर वैक्यूम ट्यूब्स को इस्तेमाल किया गया था। वैक्यूम ट्यूब्स वाज एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ मटीरियल एंड स्किल्स रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर इट। वैक्यूम ट्यूब्स महंगे थे क्योंकि इनको बनाने के लिए बहुत महंगा मटीरियल और बहुत ज़्यादा महारत चाहिए होती थी। विच टेक्नोलॉजी वाज यूज इन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? के कौन सी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया था दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर्स में? ट्रांजिस्टर। द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर। दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल किया गया था। द साइंटिस्ट ऑफ द बेल लेबॉर्ट्रीज डेवलप द ट्रांजिस्टर इन 1947। कि जो बेल लेबॉर्ट्रीज के साइंटिस्ट थे उन्होंने 1947 के अंदर ट्रांजिस्टर्स को बनाया था। विच टेक्नोलॉजी वाज यूज इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? के तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर्स में कौन सी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया था? इंटीग्रेटेड सर्किट। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज इंटीग्रेटेड सर्किट्स। IC के तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर्स में ICs को इस्तेमाल किया गया था। द फर्स्ट IC वाज इन्वेंटेड एंड यूज इन 1961। कि जो सबसे पहला IC था वो 1961 के अंदर दरियाफ्त किया गया था और इस्तेमाल भी किया गया था। द साइज़ ऑफ द IC इज़ अबाउट 1/4 स्क्वायर इंच। के जो साइज़ था IC का वो 1 स्क्वायर इंच के चौथाई हिस्से के बराबर था। नेक्स्ट था विच टेक्नोलॉजी वाज यूज इन फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? के जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया था? माइक्रो प्रोसेसर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर स्टार्टेड विद द इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। के चौथी जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनकी दरियाफ्त तब शुरू हुई जब माइक्रो प्रोसेसर को दरियाफ्त किया गया। टेड हॉफ प्रोड्यूस द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इन 1971 फॉर इंटेल। कि टेड हॉफ ने 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था इंटेल कंपनी के लिए। राइट सम एडवांटेजेस ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के कुछ फ़वाइद बयान करें। एडवांटेजेस ऑफ ट्रांजिस्टर। द साइज़ ऑफ 200 ट्रांजिस्टर इन कंप्यूटर इज़ इक्वल टू 1 वैक्यूम ट्यूब। के जो 200 ट्रांजिस्टर
जो 200 ट्रांजिस्टर का जो साइज़ कंप्यूटर में था वो बराबर था एक वैक्यूम ट्यूब के। इससे मुराद ये था कि जितनी जगह एक वैक्यूम ट्यूब घेरती है उसके अंदर हम 200 ट्रांजिस्टर्स को सिस्टम के अंदर लगा सकते हैं। द प्राइस ऑफ ट्रांजिस्टर इज़ लेस दैन द वैक्यूम ट्यूब, के जो ट्रांजिस्टर की कीमत थी वो वैक्यूम ट्यूब से बहुत कम थी। इट इज़ आल्सो 40 टाइम्स फास्टर दैन वैक्यूम ट्यूब्स, ये वैक्यूम ट्यूब से 40 गुना तेज़ काम करता था। ट्रांजिस्टर डू नॉट बर्न ड्यू टू द हीट, और ट्रांजिस्टर्स गर्मी की वजह से जलते भी नहीं थे, जिस तरह के हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स जल जाते थे, फट जाते थे। डिफाइन एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, एन एनालॉग कंप्यूटर रिकॉग्नाइजेज डाटा एज कंटिन्यूस मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, कि एनालॉग कंप्यूटर हमारे पास कंटिन्यूस मेजरमेंट में जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके डाटा को मेजर करते हैं। इट यूज़ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल फिनोमेना टू सॉल्व प्रॉब्लम, ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल फिनोमेना को इस्तेमाल करते हुए किसी भी मसले को हल करते थे। इट डज़ नॉट ऑपरेट इन डिजिटल सिग्नल्स, ये डिजिटल सिग्नल्स के अंदर काम नहीं करते थे। नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है जी, राइट द फीचर्स ऑफ फर्स्ट 4 जनरेशन के, पहली 4 जनरेशन के फीचर्स बयान करें। क्योंकि जब पेपर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आता है जनरेशन के हवाले से ज़्यादातर वहाँ पे फीचर्स ही पूछे जाते हैं, और वो कोई से 4 या 5 फीचर पूछते हैं किसी दो जनरेशन्स के। तो यहाँ पे हम पहली चारों जनरेशन के फीचर्स को करेंगे और मुकम्मल करेंगे। फीचर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन के, पहली जनरेशन के फीचर्स क्या थे? दीज कंप्यूटर्स आर वेरी लार्ज इन साइज़, ये साइज़ में बहुत बड़े होते हैं। दे कंज्यूम्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी को खर्च करते हैं। दे हीटेड वेरी सून ड्यू टू थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं हज़ारों की तादाद में वैक्यूम ट्यूब्स की वजह से। दे वर नॉट रिलायबल, ये रिलायबल नहीं होते। दे आर मोर कॉस्टली, ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। दे वर रिक्वायर्ड स्लो इन स्पीड, ये काम भी बहुत सुस्त रफ्तारी करते हैं। दे यूज़ पंच कार्ड फॉर इनपुट, ये इनपुट के तौर पर पंच कार्ड को इस्तेमाल करते हैं। दे डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, इनको मेंटेन रखना बहुत मुश्किल होता है। दे रिक्वायर्ड एयर कंडीशनिंग, इनके लिए एयर कंडीशंस चाहिए होते हैं। फीचर्स ऑफ सेकेंड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स के फीचर्स क्या थे? नंबर 1, दीज कंप्यूटर्स वर स्मॉलर इन साइज़ एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर्स थे ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से निस्बतन साइज़ में छोटे थे। दे कंज्यूम्ड लेस एनर्जी दैन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ये पहली जनरेशन के कंप्यूटर से कम बिजली खर्च करते थे। दे हैड हाई प्रोसेसिंग स्पीड, ये इनकी प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा होती थी। दे यूज़ मैग्नेटिक कोर मेमोरी एज इंटरनल स्टोरेज, ये मैग्नेटिक कोर यानी कि मकनातीसी तय चढ़ी हुई मेमोरी को इस्तेमाल करते बतौर इंटरनल स्टोरेज। दे हैड मोर कम्प्लेक्स अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स, इनके जो अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट्स थे वो और ज़्यादा मुश्किल थे, यानी कि वो ज़्यादा अच्छे से बेहतर तरीके से बाकी मुश्किल तरीन सवालों को हल कर सकते थे। दे यूज़ लो एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस सच एज असम्बली, कोबाल, बेसिक, पास्कल, ETC, ये हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेजेस तमाम को इस्तेमाल करते थे, जैसे कि असम्बली होगी, कोबाल हो गया, बेसिक हो गया, पास्कल वगैरह। फीचर्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के, तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर्स की खसूसियात क्या थी? दीज कंप्यूटर्स वर स्मॉलर इन साइज़, ये साइज़ में और ज़्यादा छोटे हो गए थे। दीज कंप्यूटर्स वर मोर रिलायबल, ये ज़्यादा रिलायबल थे। दीज कंप्यूटर यूज़ लेस एनर्जी, ये बिजली भी कम खर्च करते थे। दे वर लेस एक्सपेंसिव, ये कम महंगे थे। दे हैड हाई प्रोसेसिंग स्पीड, ये इनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा थी, यानी कि ये नैनो सेकंड्स के अंदर किसी भी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर देते थे। दे सपोर्टेड हाई लेवल लैंग्वेजेस, ये सिर्फ और सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेजेस के ऊपर काम करते थे। दे वर ईजी टू ऑपरेट, इनको चलाना, इनके ऊपर काम करना आसान था। द मेंटेनेंस कॉस्ट वाज लॉस एज हार्डवेयर वाज फेलियर वाज रेयर, कि इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम थी क्योंकि जो हार्डवेयर थे वो कम ही उनको नुकसान पहुँचता था। फीचर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के, चौथी जनरेशन के कंप्यूटर्स की खसूसियात क्या क्या है? ऑप्शन पहला फीचर था दीज कंप्यूटर्स आर स्मॉल इन साइज़ दैन प्रीवियस जनरेशन, के पिछली जितनी भी जनरेशन थी ये उन तमाम से साइज़ में छोटे थे। दीज कंप्यूटर्स यूज सेमीकंडक्टर मेमोरी दैट इंक्रीज द इंटरनल स्टोरेज, कि ये कंप्यूटर्स थे सेमीकंडक्टर मेमोरी को इस्तेमाल करते थे जिसने जो इंटरनल स्टोरेज को और ज़्यादा बढ़ा दिया था। दीज कंप्यूटर्स हैव हाई प्रोसेसिंग स्पीड, इन कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा थी। दीज कंप्यूटर्स आर लो इन कॉस्ट दैन प्रीवियस जनरेशन, पिछली जितनी भी जनरेशन के कंप्यूटर्स थे ये उन तमाम में हमारे पास ये क्या करते थे, प्राइस इनकी कम थी। दीज कंप्यूटर्स कंज्यूम्स लेस पावर एंड जनरेट लेस हीट, कि ये जो कंप्यूटर्स थे कम बिजली को खर्च करते और कम जो हमारे पास हीट खारिज करते थे। दीज कंप्यूटर्स आर मोर रिलायबल एंड पावरफुल, ये जो कंप्यूटर्स थे ये ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा रिलायबल थे। दीज कंप्यूटर्स आर बोथ फॉर कमर्शियल एंड जनरल पर्पज़ यूज़, के इन कंप्यूटर्स को हम कमर्शियल यूज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जनरल पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल किए जाते थे। दीज कंप्यूटर सपोर्ट
ऑल टाइप ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस, ये जो कंप्यूटर्स थे हर तरह की हाई लेवल लैंग्वेज को इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट हमारे पास राइट द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इन डिटेल्स, कि जो कंप्यूटर की टाइप्स थी उनको डिटेल में लिखना है। कंप्यूटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्किंग, कि कंप्यूटर्स को 10 झेल टाइप्स में तकसीम किया गया है उनके काम करने की नोयत के हवाले से। टाइप नंबर 1 एनालॉग कंप्यूटर, टाइप नंबर 2 डिजिटल कंप्यूटर, टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 3 हाइब्रिड कंप्यूटर। सबसे पहले हमने बात करनी है एनालॉग कंप्यूटर के ऊपर। एनालॉग कंप्यूटर रिकॉग्नाइज डाटा एज कंटिन्यूस मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, वोल्टेज, प्रेशर, स्पीड एंड टेम्परेचर आर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दैट कैन बी मेजर्ड इन दिस वे, कि जो एनालॉग कंप्यूटर्स थे वो कंटिन्यूस मेजरमेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की होती थी, उनको मेजर करते थे। जिस तरह कि हमारे पास वोल्टेज हो गया, प्रेशर हो गया, स्पीड हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये हमारे पास चंद एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम मेजर करते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करते हुए, एनालॉग डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हुए। आउटपुट, द आउटपुट ऑफ एनालॉग कंप्यूटर इज़ यूजुअली डिस्प्लेड ऑन द मीटर और ग्राफ, के आमतौर पर जो आउटपुट होती थी एनालॉग कंप्यूटर्स की, एनालॉग डिवाइसेस की, उनको हम किसी मीटर पे या ग्राफ पे ज़ाहिर करते थे। फीचर्स, द फीचर्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स आर एज फॉलो, के जो फीचर्स हैं एनालॉग कंप्यूटर के 10 झेल हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट, इनको चलाना मुश्किल तथा इट इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़, इसको इस्तेमाल करना इस मुश्किल तथा इट हैज़ लो मेमोरी, इसकी मेमोरी कम होती थी। इट हैज़ फ्यूअर फंक्शन, इसके चंद एक फंक्शंस होते थे। इट इज़ यूजुअली बिल्ट फॉर स्पेशल पर्पसेस, इसको ख़ास मकासद के लिए बनाया जाता था। इट डज़ नॉट ऑपरेट विद डिजिटल सिग्नल, ये डिजिटल सिग्नल के साथ काम नहीं करता था। फॉर एग्जांपल स्लाइड रूल, प्लेन मीटर और हार्मोनिक एनालाइजर। नेक्स्ट हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर प्रोसेसेस डाटा इन न्यूमेरिकल फॉर्म यूजिंग डिजिटल सर्किट, के जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर डाटा को इस्तेमाल करता है डिजिटल सर्किट को इस्तेमाल करते हुए। इट परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन विद डिस्क्रीट वैल्यूज़, ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। दीज वैल्यूज़ आर 0 and 1। अब ये जो वैल्यूज़ होती थी ये 0 और 1 होती थी। एवरीथिंग इज डिस्क्राइब इन 2 स्टेट्स, ऑन एंड ऑफ। अब जो हर एक चीज़ थी वो 2 स्टेट्स में ऑन या ऑफ में ज़ाहिर करती थी। द डिजिट 1 रिप्रेजेंट्स ऑन एंड द डिजिट 0 रिप्रेजेंट ऑफ। जो डिजिट 1 होता था वो ऑन को ज़ाहिर करता था स्टेट को, और जो डिजिट 0 था वो ऑफ स्टेट को ज़ाहिर करता था। मार्क 1, द फर्स्ट जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर वाज बिल्ट बाय आइकन, इट वॉज कॉल्ड मार्क 1। जो पहला जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था उसे आइकन ने बनाया था और उसको मार्क 1 का नाम दिया गया था। फीचर्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, इट इज़ ईजी टू ऑपरेट, इसको ऑपरेट करना आसान था। इट इज़ ईजी टू यूज़, इसको इस्तेमाल करना आसान था। इट वाज वेरी फास्ट, ये बहुत तेज़ था। इट कैन परफॉर्म ओनली 1 कैलकुलेशन एट अ टाइम, ये एक टाइम के अंदर एक कैलकुलेशन परफॉर्म करता था। इट इज़ जनरल पर्पस कंप्यूटर, ये एक जनरल पर्पस कंप्यूटर था। इट इज़ ऑपरेट इन डिजिटल सिग्नल, इसको सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सिग्नल के अंदर ही हम ऑपरेट कर सकते थे। मिसाल के तौर पर एप्पल मैकिन्टोश हो गया या IBM PC वगैरह हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर। A hybrid computer is a combination of analog and digital computer, के जो हाइब्रिड कंप्यूटर था वो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का मजमुआ था। इट कम्बाइंस द बेस्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ कंप्यूटर्स, के इसके अंदर दोनों कंप्यूटर्स यानी कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स की करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती थी। इट कैन एक्सेप्ट डाटा इन बोथ डिजिटल एंड एनालॉग फॉर्म, के ये एनालॉग और डिजिटल दोनों शक्लों के अंदर ही डाटा को एक्सेप्ट करता था। इट कैन आल्सो डिस्प्ले आउटपुट इन बोथ फॉर्म्स, ये दोनों शक्लों के अंदर ही आउटपुट को भी शो करता था। इट कैन प्रोड्यूस हाईली एक्यूरेट एंड प्रिसाइज रिजल्ट, ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज रिजल्ट को शो करता था। फॉर एग्जाम्पल हाइब्रिड कंप्यूटर यूज इन रोबोटिक्स एंड मेडिकल लैब्स, जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं वो मेडिकल लैब्स और रोबोटिक्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं। थैंक यू बेटा जी। अगर आज के लेक्चर के हवाले से कोई इशू हो या किसी बात की समझ ना लगे तो इस ईमेल एड्रेस पे और उसके साथ साथ ये मेरा नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। बेटा जी आपने सुबह 9 से 11 बजे के दौरान, ये 2 घंटे होंगे आप लोगों के पास, इस दौरान आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। फ़ी अमान अल्लाह बेटा जी।